अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब रूटीन्स इन असेंबली लैंग्वेज। CS 401 का ये लेक्चर नंबर 5 है और हमारे कोर्स का टाइटल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सब रूटीन्स के बारे में पढ़ना है। सब रूटीन बेसिकली हमारे पास फंक्शंस को बोलते हैं। जिस तरह C++ में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, सेम वही चीज, वही सारी चीजें फंक्शंस के अंदर जो होती थी असेंबली लैंग्वेज में, उसी चीज को सब रूटीन बोला जाता है। जिस तरह C++ में फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं, उसको कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसी तरह से हमारे पास यहाँ असेंबली लैंग्वेज में भी हम लोग सब रूटीन बनाते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं। जिस तरह फंक्शन में भी फंक्शन चलने के बाद एक रिटर्न वैल्यू होती थी जो कि हमारे उस फंक्शन को टर्मिनेट करके दोबारा से हमारे मेन प्रोग्राम की तरफ ले आती थी। इसी तरह सब रूटीन में भी हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो ओवरऑल हमारे सब रूटीन को चलाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाता है। सो बेसिकली सब रूटीन हमारे पास एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जब आपको प्रोग्राम में बार बार एक ही काम करना हो तो उससे एक सब रूटीन की फॉर्म में लिखा जाता है और जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां उसको कॉल किया जाता है। सेम लाइक फंक्शन में भी यही होता था। C++ में रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता था, एक ही मर्तबा लॉजिक को हम लोग लिख लेते थे और जब भी बार बार हमें उसको इस्तेमाल करना होता था तो हम लोग सिर्फ उसके नाम से उसको कॉल करते। ठीक है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड इन्वोक्ड विया कॉल एंड रिटर्निंग विया रिटर्न। एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कॉल्स स्टेटमेंट की मदद से कॉल होता है और रिटर्न करता है RET स्टेटमेंट से। इट अवॉइड्स कोड डुप्लीकेशन, और ये हमारे पास कोड डुप्लीकेशन से प्रोवाइड करता है। और जितने भी हमारे पास तमाम खसूसियात फंक्शंस में होती है वो सारी की सारी इसमें भी होती हैं। जैसे कि मॉड्यूलर कोड, आपका कोड छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है जो आप आसानी से एडिट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे रीयूजेबिलिटी, फंक्शन भी हम लोग इसीलिए लिखते थे ताकि हम लोग एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल करके रीयूजेबल बना सकें। तो सब रूटीन भी बिल्कुल वैसे काम करती है। थर्ड नंबर पे मेंटेनेबिलिटी, हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमारे एक चीज का एक फंक्शन होगा और जब भी किसी चीज में हमने तब्दीली करनी होगी हम डायरेक्टली उस फंक्शन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, सिर्फ उसी सब रूटीन को हमें चेंज करना हो। तो ये इसकी एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पर ये बबल सॉर्ट लिखा हुआ है, ये हमारे फंक्शन का नाम है यानी कि सब रूटीन का नाम है। इसके अंदर जो भी इसका कोड होगा वो लिखेंगे और लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि ये इस तरह का सिंटैक्स हम लोगों ने लेबल में देखा था, तो ये लेबल और इसमें फर्क क्या है? ये भी वही चीज ही होती है लेबल, बस में फर्क ही होता है कि इसकी लास्ट में रिटर्न की स्टेटमेंट आती है। अब ये सिर्फ रिटर्न है, ये हमें बता रहा है कि ये एक फंक्शन है यानी कि सब रूटीन असेंबली लैंग्वेज की जुबान में। और अगर इसके आगे कोई वैल्यू लिखी होती है, लेट्स से 2 या 4, उसका भी मतलब और होता है, वो मैं आगे लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। इसी लेक्चर के थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास जो कॉल इंस्ट्रक्शन है और रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में पढ़ लो। तो बेसिकली जब भी हम लोग C++ में फंक्शन को बनाते थे तो जब हमने उस फंक्शन को इस्तेमाल करना था हम क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिख। तो सेम यहाँ पर भी फंक्शन का नाम तो लिखना पड़ता है यानी कि सब रूटीन का नाम तो लिखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है जो होती है कॉल इंस्ट्रक्शन। तो कॉल इंस्ट्रक्शन बेसिकली प्रोग्राम कंट्रोल को सब रूटीन की तरफ भेजता है और रिटर्न एड्रेस को स्टैक में सेव। अब ये क्या बात मैंने कही है आपको शायद थोड़ी बहुत समझ ना आई हो। प्रोग्राम कंट्रोल यानी कि इस टाइम आपका प्रोग्राम कंट्रोल को सब रूटीन की तरफ भेज रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जिस लाइन पे आपका प्रोग्राम है उस लाइन से उसका कंट्रोल शिफ्ट करके सब रूटीन की तरफ भेजता है। अब हमारे पास C++ में क्या होता था कि हम लोग मेन सेक्शन से ऊपर अपने तमाम फंक्शन डिफाइन करते थे ना, लेकिन फंक्शन जहां हम यूज करते थे वो तो मेन सेक्शन के अंदर होता है। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हिसाब होता है। इसके अंदर हम जो फंक्शन जिसको हम यहाँ पर सब रूटीन के लफ्ज से जान रहे हैं, वो सब रूटीन जो है वो हम अपने पूरे प्रोग्राम खत्म होने के बाद लास्ट में लिखते हैं। जिस तरह हम लेबल बना, तो सब रूटीन भी हम लोग बिल्कुल लास्ट में बनाएंगे, लेकिन उसको कॉल हम लोग मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। तो जब भी मेन फंक्शन के अंदर हमारी वो सब रूटीन का नाम लिखा होगा यानी कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ, तो वहां से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा हमारी सब रूटीन के पास। राइट, समझ में आ रही है? इसी तरह जो हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है ये बेसिकली क्या करेगा, जब उसने सब रूटीन को चला लिया, मैं आपको जरा इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग बोल रहे हैं। फर्ज करें कि ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, वैसे असेंबली लैंग्वेज के अंदर ब्रैकेट्स होती नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना। जब ये ब्रैकेट खत्म होती है, इसके यहाँ पर हमारे पास सब रूटीन लिखी जाती है और उसको लेबल के जरिए हम लोग बनाते हैं और उसके लास्ट में रिटर्न के स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि सब रूटीन बन जाता है। अब होता क्या है कि फर्ज करें कि इस लाइन में हमारे पास सब रूटीन को कॉल करने की इंस्ट्रक्शन थी, तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होगा वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा और उस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो उस सब रूटीन के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर हमारे पास रिटर्न की स्टेटमेंट
स्टेटमेंट लिखी होगी, तो जब सारी सब रूटीन चल चुकी होगी तो ये दोबारा कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा उसी लाइन पर और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दे। तो ये काम है हमारे पास कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट। कॉल स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल टू सबवाइल, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स टू द कॉलर। अच्छा, अब ये कॉल स्टेटमेंट की दो टाइप्स हैं, एक है नियर कॉल और एक है फार कॉल। नियर कॉल और फार कॉल देखिए दोनों ही हमारे पास कॉल करने के ही काम आती हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है जो नियर कॉल है ये उस सब रूटीन को कॉल करता है जो सेम कोड सेगमेंट के अंदर होता है। लफ्ज गौर करें, सेम कोड सेगमेंट के अंदर। सेम कोड सेगमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक कोड सेगमेंट है। आपको जब मैं रजिस्टर पढ़ा रहा था उसके अंदर आपको मैंने सेगमेंट्स पढ़ाए थे, तो मैंने वहां पर आपको 4 सेगमेंट्स बताए थे। कौन कौन से? एक होता है कोड सेगमेंट, एक होता है डाटा सेगमेंट, एक होता है स्टैक सेगमेंट और चौथा होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। जो कोड सेगमेंट होता है वो बेसिकली जहां प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रही होती है। जैसे हमारे पास ये एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी वो किसी न किसी कोड सेगमेंट में जाकर स्टोर होंगी। जो डाटा सेगमेंट होता है वो बेसिकली हमारे पास जहां पर हमारे वेरिएबल्स और डेटा स्टोर हो रहा होता है, वेरिएबल्स बेसिकली स्टोर होते हैं, वो स्टोर करता है, यानी कि मुकम्मल एक डाटा स्टोर कर। स्टैक सेगमेंट क्या करता है? हमारे पास टेम्परेरी आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए डाटा स्टोर करता है और फिर उसको ट्रांसफर कर देता है डाटा सेगमेंट। और एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या होता था? जो एडिशनल हमारे पास कोई चीजें परफॉर्म हो रही है उसका डाटा स्टोर होना है तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट कंट्रोल करता था। तो अब नियर कॉल में भी मैंने आपको यही बताया कि नियर कॉल उस सब रूटीन को कॉल करता है जो सेम कोड सेगमेंट के अंदर होती है। कोड सेगमेंट हमारे पास मुख्तलिफ हो सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन में भी किसी और कोड सेगमेंट में हो। इंस्ट्रक्शन से मुराद के मुकम्मल एक चंक ऑफ कोड जो है वो मान लो किसी एक कोड सेगमेंट में है, इसी तरह उस प्रोग्राम में एक दूसरा चंक ऑफ कोड भी मौजूद है बट उसका कोड सेगमेंट अलग। तो इस सूरत हाल में जो हम लोग सब रूटीन को कॉल कर रहे होंगे अगर तो वो उसी सेम सेगमेंट में होगा जिस सेम सेगमेंट में इस सेम कोड सेगमेंट में हम लोग सब रूटीन को कॉल कर रहे होंगे तो वो नियर कॉल कहलाएगी। और अगर वो डिफरेंट कोड सेगमेंट में होगा तब उस सूरत में वो जो सब रूटीन कॉल होगी वो फॉर कॉल कहलाएगी। अब इसका हमारे पास सिंटैक्स देख लें। जब भी नियर कॉल हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हम लोग कीवर्ड लिखेंगे कॉल और आगे उस सब रूटीन का नाम लिख देंगे, यानी कि फंक्शन का नाम लिख देंगे जो हमने एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हम फॉर कॉल इस्तेमाल कर रहे होंगे तब हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन तो वही कॉल की सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे फॉर और PTR ये भी लिखेंगे और उसके बाद हम अपनी सब रूटीन का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग दूसरे कोड सेगमेंट की जो हमारे पास सब रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें इस तरह से दो टाइप्स थी हमारे पास कॉल इंस्ट्रक्शन की, इसी तरह हमारे पास दो टाइप होते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन की भी। अब अगर हम नियर कॉल परफॉर्म कर रहे हैं तब हम सिर्फ रिटर्न इंस्ट्रक्शन में इस तरह का सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं RET, ये नियर कॉल के लिए होता है। अब ये रिटर्न क्या करता है? देखें दोनों ही रिटर्न करेंगे, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी नीचे वाली भी और ये वाली भी रिटर्न। लेकिन क्या करते हैं जो सिर्फ सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट है नियर कॉल में जो इस्तेमाल होती है वो हमें सिर्फ हमारे IP को रिटर्न करती है, यानी कि हमारे ऑफसेट को रिटर्न। जबकि जो हमारे रिटर्न F स्टेटमेंट है ये फॉर कॉल के लिए इस्तेमाल होती है और ये हमारे पास IP एड्रेस और उसके साथ किस कोड सेगमेंट का हमारे पास सब रूटीन चल रही है उस कोड सेगमेंट का भी एड्रेस हमारे पास रिटर्न करती है, यानी कि मुकम्मल फिजिकल एड्रेस आपको रिटर्न कर। बेसिकली ये जो कोड सेगमेंट होता है ये क्या बताता है हमें? ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारे कोड का बताता है कि जैसे ये हमारे पास एक सेगमेंट है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, उसका एड्रेस जो होगा वो हमारे पास कोड सेगमेंट बताता है। और ये जो ऑफसेट है यानी कि IP है, ऑफसेट जिसको हम बोल रहे हैं, ये हमें बेसिकली ये बताता है कि हमारे इंस्ट्रक्शन इस टाइम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी दूर है। ऑफसेट हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो कोड सेगमेंट पे जो कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है कोड का उससे कितनी दूर हमारे इंस्ट्रक्शन मौजूद। ओके, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास पैरामीटर पासिंग मेथड। पैरामीटर जिस तरह फंक्शन में भी हम लोग उसकी बॉडी के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं C++ में, इसी तरह सब रूटीन्स के अंदर भी हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग पैरामीटर वैसे नहीं पास करते जिस तरह हम C++ में वो 2 ब्रैकेट्स लगा के और उसके अंदर फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। इसमें वैसा हाल नहीं होती। इसके अंदर बेसिकली हम लोग रजिस्टर्स के जरिए पैरामीटर पास कर सकते हैं, स्टैक के जरिए पैरामीटर पास कर सकते हैं, या तीसरा एक मेथड होता है मेमोरी के जरिए। लेकिन मेमोरी के जरिए पैरामीटर पास करने का तरीकेकार आपके सिलेबस में नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है। आपके नोट्स में 2 ही तरीकेकार हैं, एक है रजिस्टर्स के जरिए किस तरह पैरामीटर पास होंगे और दूसरा स्टैक के जरिए किस तरह पैरामीटर्स पास होंगे। अब रजिस्टर्स के जरिए हम लोग पैरामीटर कैसे पास करते हैं? बेसिकली रजिस्टर के अंदर जो सब रूटीन्स को डेटा दिया जाता है वो रजिस्टर
रजिस्टर्स के जरिए दिया जाता है। कौन कौन सा रजिस्टर जो हम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे हैं, AX रजिस्टर, BX रजिस्टर और CS रजिस्टर, इस तरह के जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके अंदर हम लोग बेसिकली डाटा पास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल प्रोग्राम यहाँ पर लिखा गया है जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले 5 वैल्यू है, नंबर है, उसको हम AX रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास पैरामीटर 1 है, ये पहला पैरामीटर है। सिमिलरली एक दूसरा रजिस्टर है, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर करवा रहे हैं और ये हमारे पास कंसीडर हो रहा है दूसरा पैरामीटर। ये 2 पैरामीटर कंसीडर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें, यहाँ पर एक मेथड सब रूटीन कॉल की जा रही है जिसका नाम है ऐड नंबर। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी जो हमने नहीं लिखी और डॉट मैंने लगा दिया है, लेकिन जो हमारे काम की चीज है, ये जो सब रूटीन है ये यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं लेबल की शक्ल में और यहाँ पर सिंपल हम लोग ऐड कर रहे हैं दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू और रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न क्योंकि कर रहे हैं इसलिए हमें पता चल गया ये जो ऐड नंबर है ये बेसिकली लेबल नहीं है, अब ये एक सब रूटीन है। तो इस तरह से रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने फंक्शन को सब रूटीन को वैल्यूज पास कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, ये जो रजिस्टर वाले हमारे पास मेथड है ना, ये सबसे फास्ट मेथड है। तो MCQs में भी अगर पूछा जाए कि रजिस्टर या स्टैक पासिंग मेथड में, स्टैक पैरामीटर पासिंग मेथड में कौन सा सबसे फास्ट है, तो वो रजिस्टर्ड वाला है और ये आसानी से हमारे पास समझ में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर पासिंग टेक्निक है, मेथड है, वो है स्टैक। तो स्टैक के अंदर बेसिकली पैरामीटर्स को स्टैक पर सबसे पहले पुश किया जाता है, फिर सब रूटीन उन्हें 1 बाय 1 पॉप करती है या एक इंस्ट्रक्शन ये वाली इस्तेमाल होती है बेस पॉइंटर के अंदर। अगर हम ऑफसेट को ऐड कर दें, इससे भी हम लोग एक्सेस कर लेते हैं वो पैरामीटर जो स्टैक के जरिए हम लोग अपने सब रूटीन को पास करना चाह रहे थे। तो ये 2 तरीके हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बिल्कुल आसान था कि रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करो और जहां पर आपकी सब रूटीन है उसके अंदर वो रजिस्टर्स पास कर। बट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक स्टैक बनाएंगे, उस स्टैक के अंदर हम लोग अपने पैरामीटर्स की वैल्यूज को पुश करेंगे। जब सब रूटीन उन पैरामीटर्स को एक्सेस करना चाहेगी तो या तो वो पॉप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेगी या फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन बेस पॉइंटर के अंदर ऑफसेट को ऐड करके इस इंस्ट्रक्शन से वो एक्सेस कर पाएगी तमाम पैरामीटर्स। जैसे कि ये प्रोग्राम एग्जांपल है, इसके अंदर ये पुश 5 और पुश 10। सिमिलरली जैसे हमने रजिस्टर के केस में 2 पैरामीटर हमने 5 और 10 वाली वैल्यूज को रजिस्टर में स्टोर करके हमने इसको माना कि ये हमारा पहला और दूसरा पैरामीटर है। सिमिलरली यहाँ पर पुश 5 और पुश 10 भी हमारे पास कंसीडर हो रहे हैं, ये पहला पैरामीटर और ये दूसरा पैरामीटर। नेक्स्ट केस में वही हो रहा है कि हमारे पास सब रूटीन कॉल हो रही है। अब सब रूटीन कॉल होने के बाद एक ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये ऐड SP4। ये ऐड SP4 बेसिकली ये स्टैक बना रही है। इस केस में देखें तो ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं थी, इस केस में है। अब ये क्यों लिखी है, क्योंकि हम लोग स्टैक मेथड के जरिए पैरामीटर्स को पास करवाना चाह रहे हैं, तो स्टैक होगी तो पास करवाएंगे। तो ये स्टैक पॉइंटर SP जो है रजिस्टर, ये स्टैक बनाने के काम आता है। और ये जो आगे 4 है ना, ये क्या चीज, ये बेसिकली 4 ये बता रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ पैरामीटर हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ तो 4 लिखा हुआ है। तो 4 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास एक पैरामीटर 2 बाइट लेता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 रेज की पावर n। तो इस केस में क्योंकि हमारे 2 पैरामीटर है तो 2 रेज की पावर 2 कितना हो जाता है, हमारे पास 4 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग और बाइट्स की जो हमारी स्टैक है उसको रिजर्व करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कुछ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होगा, जितना आपका लेंथी कोड होगा वो आ जाएगा। बट नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा हमारे पास इस सब रूटीन को बनाए किस तरह। सब रूटीन को किस तरह बनाएंगे, जो सब रूटीन का नाम है वो लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेस पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि स्टैक में तो पुश किया BP बेस पॉइंटर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि हमने जो स्टैक पॉइंटर यहाँ पर बनाया था उसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, इस बेस पॉइंटर में, ताकि वो जो स्टैक पॉइंटर का एड्रेस है वो यहाँ पर बेस पॉइंटर में इनिशियलाइज हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन ये क्या इंस्ट्रक्शन है BP+4, ये बेसिकली इसी इंस्ट्रक्शन की मदद से हम लोग पैरामीटर को एक्सेस कर पाते हैं। अगर हमने पहला पैरामीटर एक्सेस करना है तो हम लोग लिखते हैं BP+4 और अगर दूसरा करना है तो हम लिखते हैं BP+6। तो 2 बाइट्स का देखें डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें ये भी मालूम चल गया कि हमारे पास ए जो पैरामीटर है वो 2 बाइट्स रिजर्व करता है। अब ये +4 और +6 क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट स्लाइड में इसमें मैं आपको बताऊंगा ये टेबल। अभी के लिए इसको याद रखें कि हमारे पास जब पहला पैरामीटर एक्सेस करना है तो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे और दूसरा करना तो ये। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम लोग BP+2 कर दें या BP+0 कर दें, इसकी भी लॉजिक है जो कि अगली स्लाइड में आ रही है, तो थोड़ा सब्र रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो दोनों रजिस्टर थे इनको ऐड किया जा रहा है ताकि ये 10 और 5 ऐड होके हमारे पास 15 रिजल्ट हमारे पास स्टोर करें। और वो स्टोर कहाँ पर होगा, वो हमारे पास AX रजिस्टर में स्टोर, ठीक है, जो इस साइड पे वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर होता है। अब ये
ये जो पॉप वाली इंस्ट्रक्शन है, ये वाली पॉप BP, ये बेसिकली करती ये है कि जब हमने यहाँ पर पुश किया था बेस पॉइंटर को, तो इस मेमोरी को हमें क्लियर भी करना होता है, ठीक है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग पॉप इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास गार्बेज वैल्यू होगी उसको क्लियर, और लास्ट में फंक्शन में जिस तरह रिटर्न होता है इस सब रूटीन में RET जो कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है वो हम लिखेंगे ताकि हमारे पास ये सारा कुछ क्लोज हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं स्टैक फ्रेम सेटअप। तो स्टैक फ्रेम सेटअप क्या होता है, बेसिकली ये जो आपने स्टैक बनाई है ना इस फेज में, तो इसका मुकम्मल सेटअप होता है। तो वो सेटअप क्या होता है उसको समझने के लिए हमें मुकम्मल स्टैक को समझना पड़ेगा कि क्या चीज क्या होती है। सबसे पहले तो ये प्रोलॉग और एपिलॉग समझाने से पहले इस टेबल पे जरा आप ध्यान दें। इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो आपको आपके MCQs भी सारे क्लियर हो जाएंगे और स्टैक से रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में सवालात आ सकते हैं वो क्लियर हो। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर आपको देखने जा रहे हैं और नीचे नेगेटिव आ रहे हैं, और सब में जो पॉइंटर है वो बेस पॉइंटर सब में सेम है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। बेस पॉइंटर के अंदर अगर 0 ऐड किया जाए तो ये सेव्ड बेस पॉइंटर की इंस्ट्रक्शन चलती है, और ये पुराने वक्तों में होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती, अब ऑटोमेटिकली हो जाती है। दूसरे नंबर पर बेस पॉइंटर के अंदर अगर 2 ऐड किया जाए पॉजिटिव, उसके अंदर ऑफसेट ऐड किया जाए बेसिकली, तो वो हमारे पास रिटर्न एड्रेस को पॉइंट करती है कि जो एड्रेस है उसको रिटर्न करती है। ये इस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है। अगर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास ये कंसीडर होता है फर्स्ट पैरामीटर स्टैक का, अगर 6 ऐड करें तो वो सेकंड पैरामीटर स्टैक का कंसीडर होता है। इसी तरह थर्ड पैरामीटर अगर होगा तो वो 6 + 2 8 हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं नेगेटिव ऑफसेट पे। तो नेगेटिव ऑफसेट, ये आगे टॉपिक भी आएगा इसी स्लाइड के अंदर लोकल वेरिएबल्स का, तो वहां पर भी ये इस्तेमाल होगा। तो जब भी बेस पॉइंटर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऑफसेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब हमारे पास वो कंसीडर होता है एक लोकल वेरिएबल। सिमिलरली -2 से ये भी स्टार्ट होगा। -2 का मतलब पहला लोकल वेरिएबल, -4 का मतलब है दूसरा लोकल वेरिएबल, -6 का क्या मतलब होगा, तीसरा लोकल वेरिएबल। क्लियर। तो ये मिक्स नहीं कर देना। जब पॉजिटिव ऑफसेट ऐड हो रहा हो इट्स मीन कि वो पैरामीटर्स हैं, जब नेगेटिव ऑफसेट ऐड हो रहा हो तो वो लोकल वेरिएबल। दूसरी क्या बात आपने जहन में याद रखनी है कि अगर ऑफसेट पॉजिटिव जो ऑफसेट है वो +4 जो है वो कंसीडर होगा पहला पैरामीटर, जबकि लोकल वेरिएबल के केस में -2 है, ठीक है। वो 4 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मिक्स नहीं कर देनी चीजें, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आते हैं स्टैक फ्रेम की तरफ। स्टैक फ्रेम होता क्या है, देखिए जब भी कोई सब रूटीन कॉल होती है ना और वो स्टैक पर अपना एनवायरनमेंट बना, ठीक है, जब भी कोई सब रूटीन कॉल होती है तो वो स्टैक पर अपना एनवायरनमेंट बनाती है। एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, एनवायरनमेंट बेसिकली आपके जितने भी स्टैक के अंदर सब रूटीन के अंदर पैरामीटर्स हैं, रिटर्न एड्रेस है या लोकल वेरिएबल्स हैं। ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी के लिए यही 3 आपने याद रखनी है। आपके सिलेबस में यही है कि पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल, ये आपके स्टैक के अंदर सब रूटीन के अंदर होती हैं, और इन्हीं को बोला जाता है स्टैक फ्रेम। तो स्टैक फ्रेम अगर कोई पूछ ले तो क्या कहना आपने कि जब भी कोई सब रूटीन कॉल होती है तो वो अपना स्टैक पर अपना इन्वायरमेंट बनाती है, और उस इन्वायरमेंट में बुनियादी तौर पर 3 चीजें होती हैं, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल। इनको बोलते हैं स्टैक फ्रेम। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में भी मैं बता चुका हूँ, ये पैरामीटर्स हो गए, रिटर्न एड्रेस हो गया और ये लोकल वेरिएबल्स हो गए। तो ये 3 बुनियादी चीजें होती हैं जिनसे आपका स्टैक फ्रेम बनता है। आ जाए स्टैंडर्ड प्रोलॉग और एपिलॉग। अब ये स्टैंडर्ड प्रोलॉग बेसिकली ये सब रूटीन के स्टार्ट करने में लिखा जाता है, यानी कि जब भी हम सब रूटीन स्टार्ट कर रहे हो तब लिखा जाता है, और जो एपिलॉग है जब ये सब रूटीन हम लोग एंड कर रहे हो तब लिखा जाता है। यानी कि जिस तरह कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर समझ लें, C++ में आप लोग इस्तेमाल करते थे फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि उसका मेथड जो वहां पर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में चला जाता था ना मामला, लेकिन काइंड ऑफ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। एक चीज किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, स्टैक फ्रेम को स्टार्ट करने के लिए प्रोलॉग इस्तेमाल होता है, और उसी स्टैक फ्रेम को एंड करने के लिए एपिलॉग इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें भी देखें तो ये प्रोलॉग की एग्जांपल है। पहली 3 इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर पुश किया जा रहा है, सबसे पहले पुश इंस्ट्रक्शन है जो कि बेस पॉइंटर को इनिशियलाइज करा रही है, सेफ कॉलर ये वाली इंस्ट्रक्शन। उसके
उसके बाद मूव करवाया जा रहा है, हमारे पास स्टैक क्रिएट करवाया जा रहा है बेसिकली, और फिर जो है हमारे पास लोकल वेरिएबल्स बनाया जा रहा है। ये सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है जो कि स्टैक पॉइंटर के अंदर 2 माइनस कर रही है, और वो माइनस वाला मैंने अभी आपको बताया ये लोकल वेरिएबल्स कंसीडर होते हैं। अब ये प्रोलॉग कैसे है? ये प्रोलॉग इस तरह है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पुश के जरिए सबसे पहले स्टैक बना रहे हैं। तो जब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्रोलॉग, जब भी स्टैक बना रहे हो सब रूटीन में स्टैक फ्रेम बना रहे हो जब भी, तब उस कंडीशन को कहते हैं प्रोलॉग। और कैसे स्टैक बनाते हैं? पुश मेथड के जरिए। जबकि इसके बरक्स अगर हम पॉप कर दें इसी चीज को, तब वो हमारे पास एपिलॉग में आ जाएगी, क्योंकि वहां पर हम स्टैक को खत्म कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन थी जहां पर हमने सेट किया था अपना बेस पॉइंटर, सबसे पहले उसको डी एलोकेट करेंगे, वो हमारे पास एपिलॉग में पहली इंस्ट्रक्शन इसलिए ये आई, और उसके बाद हम लोग अपने बेस पॉइंटर को पॉप करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्टैक जो है वो आपको पता है वो लीफो पर काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिस तरतीब से चीजें इसमें पुश होती हैं उसे उल्टी तरतीब में इससे चीजें बाहर निकल, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन थी वो हमारे पास पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर पॉप होगा, और लास्ट में ये जो रिटर्न है और उसके आगे ये नंबर 4 लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्लीन करने के काम आता है। इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाके इसकी भी तफसील दूंगा, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ खाली रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन इससे आगे नंबर भी लिखा होता है। तो वो नंबर की एग्जांपल तो यहाँ पर है, लेकिन इस 4 का भी क्या मतलब है? 4 का मतलब इसका भी यही है कि ये हमारे पास 2 पैरामीटर या 2 लोकल वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर बने होंगे उनको इसने क्लियर कर, इसलिए ये 4 लिखा गया है यहाँ पर। ये पैरामीटर्स को क्लीन करने के लिए काम आती है ये वाले रिटर्न स्टेटमेंट। इसी लेक्चर में थोड़ा आगे जाके इस पर भी तफसील आएगी। उसके बाद है लोकल वेरिएबल एक्सेस। अब लोकल वेरिएबल एक्सेस बेसिकली ये भी स्टैक पे बनाए जाते हैं। जब भी हमारे पास बेस पॉइंटर को नेगेटिव ऑफसेट के साथ एक्सेस करें तब हमारे पास वो चीज कहलाती है लोकल वेरिएबल। जिस तरह पॉजिटिव ऑफसेट के साथ हमने कहा था कि वो पैरामीटर कहलाती है, और अगर नेगेटिव ऑफसेट हो तो वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते। तो बुनियादी फर्क इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टैक फ्रेम क्या होता है, कि जिसमें हम लोग सब रूटीन्स बनाते हैं, और सब रूटीन जो है वो स्टैक के जरिए बनाते हैं। तो उसके अंदर 3 चीजें होती हैं, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस और लोकल वेरिएबल। और हमारे पास जो अगर बेस पॉइंटर के अंदर पॉजिटिव ऑफसेट ऐड करें तो उनको पैरामीटर्स बोलते हैं, नेगेटिव ऑफसेट ऐड करें तो उसको लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, सेविंग एंड रीस्टोरिंग रजिस्टर्स। ये टॉपिक क्या है? सेविंग एंड रीस्टोरिंग रजिस्टर। बेसिकली जब भी हम लोग एक सब रूटीन कॉल करते हैं तो वो जो सब रूटीन है वो कुछ रजिस्टर जैसे कि AX है, BX है को यूज करती है डाटा स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर ये रजिस्टर जो है वो पहले से ही कुछ डाटा अपने अंदर उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उनको टेम्परेरी सेव हम लोग कैसे करवाएंगे? तो उनको टेम्परेरी हम लोग सेव करवाने के लिए पुश मेथड यूज करेंगे, यानी कि स्टैक बनाएंगे, और बाद में उसी वैल्यूज को पॉप इंस्ट्रक्शन के जरिए हम लोग स्टैक से बाहर निकाल देंगे। इसका फायदा क्या होगा? देखें, आपके सब रूटीन ने रजिस्टर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन देखें जैसे कि ये एक रजिस्टर है, इसको हम नाम देते हैं AX का। AX रजिस्टर है हमारे पास। अब इस AX रजिस्टर के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी है 5, लेट्स सपोज। अब ये जो 5 है ये इसके अंदर पहले से स्टोर है। सब रूटीन अभी कॉल नहीं हुई, यानी कि फंक्शन कॉल नहीं हुआ, उससे पहले इसके अंदर एक वैल्यू पड़ी थी जो कि हमारी जरूरत की थी, हमने बाद में इस्तेमाल करनी थी। लेकिन जब सब रूटीन यहाँ पर कॉल हुई, इसने तो इसी रजिस्टर को इस्तेमाल करना था। रजिस्टर कोई दूसरा थोड़ी है, इसने इसी रजिस्टर को कॉल करना था, इसी रजिस्टर के अंदर वैल्यू स्टोर करनी थी। तब इस सूरत में क्या करते हैं हम, जो पहले से इसके अंदर वैल्यू मौजूद होती है इसको एक स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं, एक स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। तो अब ये इस स्टैक के अंदर ये 5 वैल्यू आ जाएगी। अब जो सब रूटीन ने यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है उसकी भी जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज उसके अंदर 15 वैल्यू थी, तो वो अब इसके अंदर आ चुकी है। तो अब ये सब रूटीन, जब सारी चीजें सब रूटीन मुकम्मल हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहले से स्टैक के अंदर वाला डाटा था उसको हम पॉप करवा के दोबारा से इसके अंदर जो है इंसर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है वो ओवरऑल सेव रहेगा और हमारी सब रूटीन भी कॉल हो चुकी होगी। उसको भी रजिस्टर इस्तेमाल करना था, उसने अपना काम करके रिजल्ट ले लिया। अब हमारे लिए रजिस्टर फ्री हो गया, तो पहले से जो हमारे पास वैल्यू मौजूद थी स्टैक के अंदर उसको हमने दोबारा से इसके अंदर डाल लिया, ताकि हमारा ये भी डाटा जो है प्रिजर्व रह सके। तो इस चीज को बोलते हैं सेविंग एंड रिस्टोरिंग रजिस्टर, ठीक है। अब इसकी जरूरत
जरूरत क्यों पेश आई। देखिए जो कॉलर फंक्शन के डाटा है वो सब रूटीन को ओवरराइट ना कर दे, मतलब कि वही कि जो हमारे पास यहाँ पर पहले से डाटा पड़ा था, सब रूटीन ने तो इसने आना है तो उसको इसने ओवरराइट कर देना है। जब ओवरराइट हो जाएगा हमारे पास पुराने वाला तो डाटा रिमूव हो गया ना, पुराना डाटा को रिमूव होने से बचाने के लिए हम लोग सेविंग एंड स्टोरिंग करते हैं। दूसरी इसकी रीजन है कि हमारे पास जो असेंबलर होता है, असेंबलर यानी कि जो असेंबली लैंग्वेज का कंपाइलर है, असेंबलर के मुताबिक कुछ रजिस्टर जो है वो कुछ रजिस्टर को प्रिजर्व करना सब रूटीन की जिम्मेदारी हो। ठीक है, अब ये इस पूरी स्टेटमेंट को बोला जाता है कॉली सेव। अब यहाँ पर इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि सेविंग और रिस्टोरिंग रजिस्टर इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो इसके अंदर रूल जो है वो हमारे पास लीफो का लगता है, क्योंकि इसके अंदर भी स्टैक यूज हो रही है, तो स्टैक के अंदर हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट लगता है लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज सबसे लास्ट में पुश होगी वो सबसे पहले पॉप। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन देखें, हमारे पास AX रजिस्टर है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है 10 के बाद एक सब रूटीन है जिसका नाम है डबलर, वो कॉल हो रही है। नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शन होगी जो हमने नहीं लिखी। हमारा मेन मुद्दा है डबलर को समझना, तो डबलर जो सब रूटीन है उस पर आएंगे, डबलर को बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास तो दोनों रजिस्टर ऐड हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पर समझें क्या चीज परफॉर्म हुई। तो यहाँ पर हमारे पास AX रजिस्टर था, उस AX रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, 10 वैल्यू पहले से ही स्टोर थी। कितनी? 10 वैल्यू हमारे पास पहले से स्टोर थी। हमारे पास एक सब रूटीन कॉल हुई जिसने क्या किया, इसी रजिस्टर की वैल्यू इसी के अंदर ऐड कर दी। मींस के अब हमारे पास ये जो 10 है इसने हो जाना है 20, इसने हो जाना है 20 और फिर ये रिटर्न हो गया, यानी कि प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। इस केस में जो मेरे पास शुरू में ये वैल्यू इसके अंदर पड़ी थी 10, वो तो लॉस्ट हो गई, लेकिन मैं लॉस्ट करना नहीं चाहता था, तो यहीं पर काम आता है हमारे पास सेविंग एंड रिस्टोरिंग। तो उसका प्रोग्राम ये है, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोग्राम है। हमारे पास 10 जो है वो वैल्यू इसके अंदर स्टोर थी, हमने कॉल की सब रूटीन, लेकिन जब हमने सब रूटीन कॉल की तो सब रूटीन ने सबसे पहले एक टैग बनाई और उसके अंदर पहले से जो मौजूद हमारे पास वैल्यू थी विच इज 10, उसको उसने स्टैक में पुश करवा दिया। पुश करवाने के बाद अब उसने अपनी इंस्ट्रक्शन चलाई जो कि रजिस्टर के अंदर उसने वैल्यू कितनी स्टोर करवा दी, 5, तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 5। नेक्स्ट स्टेप में उसने इसी रजिस्टर की वैल्यू इसी के अंदर ही ऐड करवाई, यानी कि 5 + 5 हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गई वैल्यू। तो मैं ये अगली में डायग्राम में बना देता हूं। तो हमारे पास अब जो है AX की वैल्यू होगी 10 और जब ये 10 होगी तो अब उसने पॉप करवा दी AX की वैल्यू। AX की वैल्यू में हमने पॉप कराई तो पॉप के अंदर जो स्टैक वाली वैल्यू थी तो ये 10 इसके अंदर आ गई और उसके बाद रिटर्न करवा दिया। अब वैल्यू सेम थी इसलिए जो है वो आपको ओवरराइट की सही समझ नहीं, लेकिन वो जो चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पर इस वाले डायग्राम में समझा दी कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज तो हुई है। ठीक है, वो बाय चांस हमारे प्रोग्राम में पहली वैल्यू 10 थी, फिर उसने जो 5 इसके अंदर इंसर्ट करवाया तो वो 5 + 5 हुआ तो वो भी 10 ही होगी और हमारे पास टैग में पहले से वैल्यू 10 ही पड़ी थी, तो वो ओवरराइट तो हुई है, बट इस केस में फर्क नहीं पता लगा। ठीक है, लेकिन ये ओवरराइट हुई थी। नेक्स्ट आ जाए स्टैक क्लियरिंग कन्वेंशन। हाँ जी, स्टैक क्लियरिंग कन्वेंशंस बेसिकली क्या होता है कि जब हम सब रूटीन्स को पैरामीटर्स पास करते हैं स्टैक के जरिए तो फंक्शन कॉल करने के बाद उन पैरामीटर्स को स्टैक से हटाना भी पड़ता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलर की या कॉली की हो, ये दोनों फंक्शन है कॉलर या कॉली, इनकी फंक्शन होती है। इनका काम होता है कि ये जो स्टैक है इनके डाटा को हटाएं यानी कि क्लियर करें। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, कॉलर क्लियर्ड और कॉली क्लियर। तो जो कॉलर क्लियर्ड है ये अच्छा दोनों काम करते हैं स्टैक को ही क्लियर करने में, ये दोनों का काम तो एक है, काम करने के अंदाज में फर्क है। तो जो कॉलर क्लियर्ड है ये बेसिकली हमारे पास कॉलर फंक्शन स्टैक को क्लीन कर, वर्स लफ्ज पे गौर करें, कॉलर फंक्शन स्टैक को क्लीन करता है, जबकि जो कॉली क्लियर्ड है ये क्या करता है, ये कॉली स्टैक को क्लीन कर। नहीं समझ में आई, मुझे पता लग गया। कॉली क्लियर क्या करता है, स्टैक विल बी क्लीन्ड बाय कॉली सब रूटीन और यहाँ पर स्टैक विल बी क्लीन्ड बाय कॉलर फंक्शन। यहाँ पर कॉलर फंक्शन क्लीन करता है, यहाँ पर कॉली सब रूटीन क्लीन करती है। दोनों में फर्क है, इस एग्जांपल में समझाता हूँ। अब सब रूटीन इस्तेमाल करती है रिटर्न एन, ये जो अभी मैं कब से आपको बता भी रहा हूँ, ये जो रिटर्न के आगे ये जो एन है यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आता है और यही हमारे पास क्लीन पैरामीटर होता है या क्लियर पैरामीटर होता है जो कि हमारी स्टैक को क्लियर करने के काम आता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि जो कॉली
क्लियर्ड है, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करती है रिटर्न एन, जिसकी मदद से आपकी स्टैक क्लियर हो जाए। अब होती कैसे है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कॉलर क्लियर्ड की एग्जांपल। तो इसके अंदर ये पहला पैरामीटर है जिसके अंदर 5 वैल्यू को स्टैक में पुश किया गया। दूसरा पैरामीटर है जिसके अंदर हमने 10 पुश किया स्टैक के अंदर। अब हमने एक सब रूटीन ऐड के नाम से बनाई थी, इसको कॉल किया। तो कॉल करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टैक बनाई भी है और उस स्टैक के अंदर हमने 4 बाइट रिजर्व किए हैं। इसकी लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों 4i, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर की तादाद 2 है, तो 2 रेज़ की पावर 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट भी कुछ इंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास सब रूटीन बनी है, इसके अंदर सब रूटीन का खुद का कोई ना कोई कोड होगा जो कि मैंने नहीं लिखा। तो लास्ट में सिर्फ सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट होगी। तो ये होती है हमारे पास कॉलर क्लियर। ठीक है, दूसरे केस में देखें, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर है, 5 पुश किया गया स्टैक में, 10 पुश किया गया स्टैक में, और हमने सब रूटीन को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये ऐड वाली लाइन नहीं लिखी। सब रूटीन के ऊपर जाएंगे, जो हमने ऐड नाम से सब रूटीन बनाई, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा। यहाँ पर जो ये रिटर्न और आगे एन वाली स्टेटमेंट थी, इसके अंदर हमने 4 पास कर दिया, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे पास क्लियर कर देगी हमारी स्टैक। तो कॉलर और कॉली क्लियर्ड को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कि फर्ज करें कि आप लोग घर में खाना खा रहे हैं और दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने हैं। जब आपने खाना खा लिया तो वो जो बर्तन वहां पर पड़े होंगे तो उनको किचन में रखा जाता ना, लेकिन खाना आपने खाया, आप जो है उस बर्तन को किचन में नहीं रख रहे, तो पीछे से क्या आवाज आती है अम्मा जी की, कि अम्मा जी कहती है कि पोते बर्तन चुक ले नहीं तो तितर पैने ने। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, घर में वो बर्तन उठा के खुद किचन में जाके रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, आपको यानी कि अपना जो गंद है वो खुद ही आपको साफ करना पड़ता है दस्तरखान से और उसको ठिकाने पे लगाना पड़ता है। जबकि कभी आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहां पर जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या होता है, वेटर आके आपके जो है बर्तन उठा के लेकर जाता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस केस में जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है होटल वालों की, रेस्टोरेंट वालों की तरफ से। तो सेम इसी तरह ही हमारे पास कॉलर और कॉली फंक्शन काम करता है। कॉलर फंक्शन में आपको अपना सारा कचरा किया हुआ जो आपने गंद मचाया उसको आपको खुद ही साफ करना पड़ता है, जबकि कॉली फंक्शन में आपका फैलाया हुआ गंद, आपका फैलाया हुआ कचरा जो है वो कोई और क्लियर करता है। ठीक है, तो आई होप इस एग्जांपल से थोड़ी सी रो भी थी मेरी जहन में आई, तो इस एग्जांपल से आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कॉलर क्लियर्ड कैसे काम करता है और कॉली क्लियर्ड कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए लोकल वेरिएबल्स की तरफ। तो लोकल वेरिएबल्स बेसिकली वो टेम्परेरी डाटा होता है जो सिर्फ एक सब रूटीन के अंदर यूज होता है। ये सब रूटीन के खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि सब रूटीन जो है फंक्शंस के अंदर आपने जिस तरह कोई वेरिएबल बनाया है C++ में, जैसे हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन का स्कोप होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर भी जिस तरह कर्ली ब्रैकेट होती थी C++ में। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई इंट a नाम से कोई वेरिएबल बनाया है, तो जब वो फंक्शन हमारे पास मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाता था तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती थी। राइट, तो सेम इसी तरह से ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं ये भी वैसा ही काम करते हैं। जब तक आपकी सब रूटीन चल रही है, आपका डाटा उसके अंदर टेम्परेरी स्टोर है, जैसे सब रूटीन खत्म, आपका डाटा डिस्ट्रॉय, वो वेरिएबल खत्म। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और असेंबली लैंग्वेज में जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो स्टैक पर ही बनाए जाते हैं और इन्हें बेस पॉइंटर रजिस्टर के नेगेटिव ऑफसेट से एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ये भी बात मैं आपको अभी जो टेबल बताया था कि पॉजिटिव ऑफसेट वाले पैरामीटर्स कहलाते हैं, नेगेटिव ऑफसेट वाले लोकल वेरिएबल्स कराते हैं। इनको क्रिएट किस तरह किया जाता है, या तो ये वाली इंस्ट्रक्शन है सबट्रैक्शन SPN, SP स्टैक पॉइंटर, और ये जो n है यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखते हैं उसके जरिए आप लोग ये बना सकते हैं लोकल वेरिएबल। और इसको एक्सेस किस तरह किया जाता है कि जब भी आप लोग बेस पॉइंटर के अंदर कोई नेगेटिव ऑफसेट जो है उसको ऐड कर दें तो इसके जरिए आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन है, बेस पॉइंटर के अंदर 2 जो है वो सबट्रैक्ट किया गया या 4 सबट्रैक्ट किया गया, तो ये पहला लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा और ये दूसरा लोकल वेरिएबल। एग्जांपल देखें, सबसे पहले हम लोग ने बेस पॉइंटर पुश किया स्टैक में, हम लोगों ने मूव इंस्ट्रक्शन के जरिए स्टैक बनाई और यहाँ पर हम लोगों ने सबट्रैक्ट कर दिया स्टैक के अंदर 4, जिससे क्या हुआ कि एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हो गया। जबकि पैरामीटर के केस में यहाँ पर हम लोग ऐड लिख रहे थे। ठीक है, लोकल वेरिएबल के केस में हम लोग यहाँ पर सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। अब हमने इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे। पहला वेरिएबल अगर एक्सेस करना है लोकल वेरिएबल तो हम लोग -2 कर देंगे, और अगर दूसरा एक्सेस करना है तो -4 कर देंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पर पहले और यहाँ पर बाद में क्यों लिखा गया, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन का मूव इंस्ट्रक्शन का तो आपको पता
जाता है ना कि जो यहाँ पर राइट साइड वाले वैल्यू होती है उसको यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवाया जाता है। सिमिलरली इसके अंदर जो पहले से स्टोर हुई वैल्यू होगी इस लोकल वेरिएबल के अंदर उसको इस रजिस्टर में स्टोर कराया जा रहा है। तो ये तो मूव इंस्ट्रक्शन की है रद्दोबदल। मेन जो है वो सिंटैक्स ये वाला है, इस तरह से इसको एक्सेस किया जाता है। ओके, तो हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में कितने इंस्ट्रक्शन पढ़ी? बेसिकली सब रूटीन्स के ऊपर हमारा ये पूरा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने स्टैक के जरिए देखा किस तरह से हम लोग सब रूटीन्स को हैंडल आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन थी, कॉल इंस्ट्रक्शन थी जो कि किसी भी सब रूटीन को इन्वोक करने के लिए काम आती है। दूसरे नंबर में हमारे पास रिटर्न इंस्ट्रक्शन थी जो कि किसी भी वैल्यू को रिटर्न करती थी, यानी कि फंक्शन को स्टॉप कर। तीसरे नंबर पे पुश या पॉप थी जो कि हमारे पास रजिस्टर जो कि हमारे पास स्टैक के अंदर वैल्यू को पुश करती और उसको वापस रिट्रीव, और इसके हमने पर्पस देखा कि ये सेव और रिस्टोर रजिस्टर में करने के लिए इस्तेमाल आती थी। रिटर्न एंड स्टेटमेंट देखी जो कि स्टैक को क्लीन करने के काम आता। सो इतना सही हमारा ये लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।